हेलो आर के सिंह का प्यारा प्यारा से गुड मॉर्निंग बाबू। हम लोग बच्चों आज जो स्टडी करेंगे वो VBT के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। और VBT को पढ़ने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। और VBT जो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे थ्योरी, और इसे जो क्वेश्चन बनानी हो है ना, क्वेश्चन को बनाने के लिए आप पीछे के लेक्चर में वो सब देख लेना जहाँ पर बताए थे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के बारे में। वहाँ पे देखे होंगे हम लोग ये sp3 हाइब्रिडेशन, dsp2 ये सब देखे थे ना, उसको एक बार देख लेना। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए सीख लेना, है ना, मैं सिखा चुका हूँ। और पैरामेट्रिक, डायमेट्रिक ये तो बहुत आसान है, वो भी आज हम लोग देख लेंगे। ओके, इस लेक्चर में देख लेंगे। तो इन सब चीज़ों को देख लेना, तो इससे क्या होंगे, VBT से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ आप एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड भी देख लेना। हालांकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में VBT मुझे कुछ भी नहीं बताती है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलती है, जहाँ पर क्रिस्टल फील्ड लिगेंड थ्योरी में देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड पर भी क्या करना, उस पर ज़रा काम कर लेना। ठीक है, तो चलो बाबू हम लोग शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज का लेक्चर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शॉर्ट में लिखेंगे इसी को VBT। संयोजकता आबंध सिद्धांत बोल दो, संयोजकता आबंध सिद्धांत, है ना। इस थ्योरी को दिया था पॉलिग ने 1937 में। ओके बाबू, proposed by पॉलिग। कब बाबू, 1937 में पॉलिग ने 1937 में दिया था। ओके, तो उसी पॉइंट लिखेंगे कि ये जो ये VBT का कॉन्सेप्ट है ये हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड है ना। और अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं बस एक थोड़ा सा जस्टिफाई मैं कर दूं। हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड है, और हाइब्रिडाइजेशन जो कि हाइपोथेटिकल प्रोसेस होते हैं, एग्जेप्शंस होते हैं, मतलब मानकर काम किया जाता है। क्योंकि एटम में हाइब्रिडेशन होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर हाइब्रिडेशन कराती है। एक माना हुआ प्रोसेस होते हैं, इसको लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल प्रोसेस होते हैं। दैट मीन्स एजम्पशंस पर हम लोग इस थ्योरी में काम करेंगे, जो कि जाकर इसकी क्या होंगी, एक ड्रॉबैक बनेगा, एक फेल्योर बनेंगे, इसकी एक जाकर दोष बनेगा। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ओके बाबू, हाइब्रिडाइजेशन पर आधारित होते हैं। और हाइब्रिडेशन क्या होते हैं बाबू, इट इज हाइपोथेटिकल प्रोसेस। एक माना हुआ की कल्पना क्या एक विधि होती है कि ऐसा एटम या ऐसा किसी एटम में होता होगा। हाइब्रिडेशन कभी भी एक रियल प्रोसेस नहीं होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, मान कर काम करते हैं। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे एजम्पशंस पर ही सिर्फ काम करेंगे, हम लोग काम नहीं करेंगे, ये VBT एजम्पशंस पर ही काम करती है। और अगर थोड़ा सा इसका हिंदी लिख दूँ, या हाइब्रिडाइजेशन संकरण, ये संकरण पर आधारित है, यह संकरण पर आधारित है। ओके बाबू, और जब हाइब्रिडेशन आएंगे तो मैंने बताया था कि सपोज दैट sp3 हाइब्रिडेशन आया, dsp2 आया, ओके, sp3d आया, d2sp3 आया, है ना।
सॉरी sp3 d2 आया, d2sp3 आया। अगर हाइब्रिडेशन मिलती थी तो हमने बताया था वहाँ पे को किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बता देगा। जैसे कि ये अगर ये है तो कैसा होता था, टेट्राहेड्रल होता था। अगर हाइब्रिडेशन ये हो तो कैसा होता था, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती थी। ये हो तो कैसा होता, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती थी। दैट मीन्स अगर ये हाइब्रिडेशन हमको इस कॉन्सेप्ट से मिल रहा है, दैट मीन्स ये हो गया, ये जो कॉन्सेप्ट वीबीटी है सबसे अच्छा सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन करती है किसी मॉलिक्यूल की कि उसका शेप क्या होगा, दैट मीन्स ज्योमेट्री क्या होंगे, और साथ ही साथ उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होंगे, दैट मीन्स पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होगा, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, ये मैंने बताया अगर हाइब्रिडेशन मिल गया तो मुझे कुछ और मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स satisfactory explanation, it gives satisfactory explanation of geometry। ज्योमेट्री बोले तो बाबू स्ट्रक्चर बोलेंगे हम लोग ना, ऑफ ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोले तो या तो पैरामैग्नेटिक या तो डायमैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, या मॉलिक्यूल की संतोषजनक पूरी तरह अपनी भाषा, या मॉलिक्यूल की संतोषजनक ज्यामिति एवं चुंबकीय गुण के बारे में बताती है। ओके बाबू, हम लोग सब देखेंगे पैरामेट्रिक है कि डायमैग्नेटिक, हम लोग सब इसमें सर्च कर लेंगे। ठीक है, जब ये एजम्पशंस पर है तो मानने पर, चूँकि हाइब्रिडेशन पर है और हाइब्रिडेशन पर बेस्ड मीन्स एजम्पशंस है, तो हम लोग यहाँ पर उसके एजम्पशंस को ही देखेंगे कि उसने ऐसा ऐसा मानकर काम किया था। ठीक है, जहाँ पर हम लोग को यहाँ पे हथियार के रूप में कौन आएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। हालांकि ये हमें वीबीटी से पता नहीं चलता कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन हम लोग देख चुके हैं ताकि हमारे यहाँ पे क्या हो, क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, आ जाओ बाबू, क्या क्या एजम्पशंस हैं इसके, क्या क्या एजम्पशंस हैं, मेन एजम्पशंस ऑफ वीबीटी। वीबीटी में कौन कौन से मान्यता हैं, वीबीटी की मान्यताएं, मानकर जो काम किया होगा, है ना, मान्यताएं, वीबीटी की मान्यता है। समझो बाबू, इसकी मान्यता को पढ़ने के लिए हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं और उस मॉलिक्यूल पर क्या करते हैं, उसी मॉलिक्यूल को सहारा मानकर हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो कोई एक मॉलिक्यूल ले ले, तो कोई ले लो, चलो मैंने मान लिया कि FeNiCO का होल 4, जाना हो सब मॉलिक्यूल से, सबका नाम पता होगा, एक मॉलिक्यूल से, और हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को देखूं, बस हम लोग ये जान रहे हैं कि निकेल है, और निकेल से जो 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड है, ये लिगेंड क्या करती है, इस सेंट्रल मेटल को इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करती है, करती थी ना, इस प्रकार से सेंट्रल मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल को डोनेट करती है। तो डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, ओके बाबू, कहाँ जाएगा,
पहले कहाँ जाएगा वो भी मैंने बोल रहा हूँ। सेंट्रल मेटल को ये लिगेंड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन की जोड़ा दान करती है, और कहीं भी अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन हो रहा हो तो वहाँ किस प्रकार का बॉन्ड बनती है बाबू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है। कहीं भी अगर दो चीज़ों के बीच लेन देन होता हो तो अपने आप ही क्या होता है, एक अच्छे से मधुर संबंध बन जाते हैं, और उसी मधुर संबंध को हम लोग नाम दे देंगे बॉन्ड यहाँ पे। तो जो सेंट्रल मेटल है, ये लिगेंड है, लिगेंड सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन की पेयर दान करती है ना, एजम्पशंस के अनुसार दान करती है, जिसके कारण सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में, सेंट्रल मेटल लिगेंड के बीच बॉन्ड बन जाती है, और उस बॉन्ड को नाम देंगे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम देंगे। और जब ये बॉन्ड बनेंगे तो डायरेक्शनल होगा। डायरेक्शन मतलब मैंने बताया था स्पेस में एक विशेष प्रकार से अरेंज कर जाती है, और डायरेक्शन होने के कारण उसके डिफरेंट शेप हो जाएंगे, है ना। तो पहला एजम्पशन ये कहता है कि सेंट्रल मेटल को जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, या फिर मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन हो जाती है, वहाँ पर जाकर बॉन्ड बन जाती है, और उस बॉन्ड को नाम देंगे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहला पॉइंट है ना। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखें, पहला एजम्पशंस में लिगेंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल। देखो शॉर्ट में लिखा हूं, अब सेंट्रल मेटल या तो एटॉमिक फॉर्म मिलेगा या तो आयनिक फॉर्म मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बाबू, 0 है। यहाँ पर एटम के फॉर्म मिलेगा, जैसे कि मैं आपके पास यहाँ पर ऐसे कर दूँ Cl4 और ये 2- यहाँ पे कितना मिलेगा Na, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलेगा 2+ मिलेंगे, यहाँ पे आयन के रूप में मिलेगा। तो सेंट्रल मेटल आपको या तो एटॉमिक फॉर्म मिलेंगे या आयनिक फॉर्म मिलेंगे, वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। लिगेंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे टू फॉर्म, क्या बनेगा बाबू, टू फॉर्म मेटल लिगेंड बॉन्ड, और उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके बाबू। और ये जो बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शन होने के कारण क्या बोलते हैं, बनाती थी ये एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बनाती थी। ओके बाबू। दिस बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, और ये बॉन्ड क्या होते हैं बाबू, डायरेक्शनल हुआ करता है। तो इस पॉइंट को मैं हिंदी में लिख लूं, लिखो फटाफट बाबू। लिगेंड सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट मतलब दान करना, डोनेट करती है, जिसके कारण क्या हो गया बाबू, मेटल लिगेंड आबंध बनती है, और उस आबंध का नाम, जिससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। ओके बाबू। और ये जो बॉन्ड होते हैं क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। बॉन्ड मतलब आबंध, डायरेक्शनल दैसिक दिशा में रेंज हो जाना, डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शन मतलब दैसिक, एक दिशा में हो जाना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एजम्पशंस। हम लोग उसने मानकर काम किया था, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एजम्पशंस बोलेंगे। देखो बाबू, चलो इसी की अभी हम लोग बात कर रहे थे, NiCO का होल 4। ओके। और हम लोगों ने देखा
कि जो लिगेंड है, ये लिगेंड सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर जब दान करेगी तो इलेक्ट्रॉन को रहने का जगह कौन है भाई? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब देगी ये, जैसे जब देंगे तो देने क्रम क्या होगा कि ये निकेल अपने अधिक से अधिक ऑर्बिटल को खाली करना शुरू कर देगा। जैसे कि आप लोग, हालांकि बचपना जब याद आ रहा होगा तो देखते होंगे कहीं पर अगर भोज खाने ले जाना हो तो उस समय में क्या करते थे? पहले से कहता था देखो आज भोज खाने के लिए जाना है, तो हम लोग क्या करते थे, चलो भाई 2 घंटे पहले से भूखे रह जाते थे कि ना भोज खाने जाएंगे ना, अधिक से अधिक खाएंगे, है ना। भोज खाने के लिए चक्कर में हम लोग 2-3 घंटे पहले से भूखे रहते थे कि वहाँ जाएंगे तो हम लोग क्या अधिक से अधिक खाएंगे। क्या यहाँ पर मीनिंग निकला? मीनिंग मैंने ये कहना चाहा आपको कि अगर कोई आपको मुफ्त में कुछ दे रहा हो तो उसके लिए आप क्या चाहते हो कि अपने अंदर में अधिक से अधिक खाली कर लूँ। खाली कर लूँ तो क्या होंगे, मैं अधिक से अधिक उसे एक्सेप्ट करूँ, बाद में उसका रिजल्ट क्या होगा, वॉमिटिंग होगा या फिर क्या होगा, वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी वही है, जब सेंट्रल मेटल को लिगेंड जब सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन की पेयर दान करती है तो इस चक्कर में क्या करते हैं, निकेल जो सेंट्रल मेटल है वो अपने अधिक से अधिक ऑर्बिटल को खाली करना शुरू कर देती है, इम्पटी करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहती है? ऑर्बिटल रहते हैं। इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है ना, निकेल 28 इलेक्ट्रॉन है, और इधर से ये भी देंगे तो इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए सेंट्रल मेटल क्या करती है, अपना अधिक से अधिक ऑर्बिटल खाली करना शुरू कर देती है। ठीक है बाबू, देखो नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल मेटल मैक्स अवेलेबल large number of vacant ऑर्बिटल, या एम्प्टी बोल दो, एम्प्टी ऑर्बिटल, है ना। सेंट्रल मेटल क्या करती है, अधिक से अधिक ऑर्बिटल को खाली करना शुरू कर देती है ताकि उसमें लिगेंड का इलेक्ट्रॉन आकर रहे, है ना। और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहा है भाई? सेंट्रल मेटल के साथ रिश्ता बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन के पेयर को दान करेगी, और जब इलेक्ट्रॉन के पेयर को दान करेंगे तो कहाँ करेंगे, इस सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल में दान करेंगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल मेटल को अपना ऑर्बिटल खाली करना पड़ेगा ताकि वहाँ पर जाकर क्या करे, उसके साथ रिश्ता बना सके, बॉन्ड बना सके। ओके, मैं इसे हिंदी लिख दूँ, सेंट्रल मेटल अधिक संख्या में ऑर्बिटल को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, ऑर्बिटल को खाली करती है। ओके बाबू, अब कितना खाली करेगा? ओके, कितने खाली करेंगे, ध्यान से सुनना बाबू, ध्यान से सुनना। उतने ही ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल खाली करेंगे जितना कि उसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ करता है। जैसे कि मैं इस कंपाउंड की बात करूं, जब ये सेंट्रल मेटल्स निकेल को इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन निकेल जो देंगे तो इसमें कोबाल्ट, ये जो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन जब देंगे, सेंट्रल मेटल जब ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे निकेल अपना ऑर्बिटल खाली करेगा, लेकिन कितना खाली करेगा, उतना खाली करेंगे जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। ठीक बाबू, क्लियर? इसका मतलब ये हो गया, सेंट्रल मेटल उतना ही अपने ऑर्बिटल को खाली करेंगे जितना उसका क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। अगर ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो कितने ऑर्बिटल खाली करेंगे, 4 खाली करेगा। 5 होता तो 5 खाली करता, 6 होता तो 6 खाली करते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखूं, नेक्स्ट एजम्पशंस। थर्ड में सेंट्रल मेटल मैक्स अवेलेबल नंबर ऑफ वैकेंट या एम्प्टी
empty orbital gives coordination number, है ना। ऐसा करो ना, गिव्स से बेटर होगा वो, ऑर्बिटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल उतने ही ऑर्बिटल वैकेंट करेंगे, खाली करेंगे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, जितना से क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। सेंट्रल मेटल, देखो बहुत शॉर्ट लिखा हूँ, ठीक है। सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु, सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय संख्या, सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ऑर्बिटल खाली करती है, खाली करती है। ओके बाबू, देखो नेक्स्ट अजम्पशंस। अब जितने ऑर्बिटल खाली हो गए वही ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। ओके बाबू, जैसे कि देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कितने ऑर्बिटल खाली करेंगे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, 4 खाली करेंगे, और जितना ऑर्बिटल उसने खाली किया वही ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे, संकरण में भाग लेंगे। ओके बाबू, तो मैं पहले यहाँ लिख दूँ नेक्स्ट अजम्पशंस। नेक्स्ट अजम्पशंस, for the empty orbital, orbitals are hybridized to give equal number of equivalent, to give, बेटर होगा इक्वल नंबर जहां लिखे बाबू इक्विवेलेंट लिख दो, टू गिव इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फुल स्टॉप। दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल, और यही हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, स्पेस में अरेंज कर जाते हैं और वहां पे क्या करेंगे, एक डेफिनेट ज्योमेट्री देगा, ठीक है। दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स arranged in space to give geometry, वहां से क्या मिलेगी आपको, ज्योमेट्री मिल जाएंगे। तो सिंपल सी फंडा ये हुआ कि जितना आपने ऑर्बिटल खाली किया था और कितना खाली किया, कोऑर्डिनेशन नंबर पर और खाली किया, तो जितना ऑर्बिटल खाली हुआ है इलेक्ट्रॉन के पेयर को लेने के लिए लिगेंड के द्वारा, है ना, वो ऑर्बिटल क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं और मिलकर एक नया सा क्या करेंगे, ऑर्बिटल को बनाएगी। उस ऑर्बिटल को नाम देंगे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन डिटेल्स में हम लोग पढ़ाते हैं, कहाँ बाबू 11th पढ़ाते हैं, बट सेटिस्फाइड कर लो कि ऐसा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल्स में हिंदी लिख दूँ इसका, रिक्त ऑर्बिटल संकृत होकर समतुल्य मतलब जितना आपने ऑर्बिटल मिलाया उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, उसी को नाम देंगे हम लोग समतुल्य, मीन्स इक्विवेलेंट, है ना। रिक्त ऑर्बिटल संकृत होकर समतुल्य संकृत ऑर्बिटल
बनाती है। ओके बाबू, यह ऑर्बिटल कौन ऑर्बिटल? हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। यह ऑर्बिटल स्पेस मतलब दिक् स्थान में व्यवस्थित होकर क्या बनाती है बाबू? ज्यामिति देती है ना, ज्यामिति बनाती है। अब वो कौन कौन से ज्यामिति थे हम लोग देख चुके हैं। कहाँ पे बाबू? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट्स कर देता हूँ। देखो बाबू, दैट मीन्स देखो वहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में बताया था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो उसका कितना हाइब्रिडेशन होगा। तो वहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर ही उसका हाइब्रिडेशन लिख दिया था। क्यों? क्योंकि देखो जस्ट मैंने बताया कि सेंट्रल मेटल अगर लिगेंड अगर सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो सेंट्रल मेटल अपना ऑर्बिटल खाली करेंगे, और कितना खाली करेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर खाली करेगा, और जितना ऑर्बिटल खाली हुए वही हाइब्रिडेशन में भाग लेता है। इसका मतलब ये हुआ हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को देखकर उसका हाइब्रिडेशन को यहाँ से पता कर सकते हैं ना। जैसे मैंने वहाँ बताया भी था कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, हाइब्रिडाइजेशन एक बार आप जाकर देख लेना वहाँ पे। और उसका शेप भी मैंने बताया था। शेप मतलब ज्योमेट्री, ठीक है बाबू। देखो आ जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग जो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ पर डिस्कस करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। 3 कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं मिलते हैं। मिलते भी तो बहुत रेयर होते होंगे। तो जनरली आपको जो कॉमन मिलते हैं, कौन मिलते हैं? 2 वाला मिलता है, 4 वाला मिलते हैं, 5 वाला, 6 वाला, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो हाइब्रिडेशन कितना होगा? वो 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, sp। और अगर sp हो तो क्या होता है? लीनियर होता है स्ट्रक्चर, लीनियर, इसको बोलते हैं लोग रैखिक, ओके। अगर 4 हो तो 4 में 2 संभावना थी आपकी, मैंने बताया भी था वहाँ पे, या तो sp3 4 ऑर्बिटल, या तो dsp2, है ना। देखो यहाँ भी 4 ऑर्बिटल हैं। अगर ऐसा हो तो क्या था? वो टेट्राहेड्रल, है ना, चतुष्फलकीय। और अगर ऐसा हो तो क्या था? वो स्क्वायर प्लेनर बनेंगे, है ना। 5 वाला सब आपका डिस्कस किया हुआ। 5 वाला में sp3d या फिर dsp3 कह सकते हैं उसको, ठीक है। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 मिलेगा। जैसे कि आपको देखो यहाँ पर FeCO5, ओके बाबू, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है। 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इसका मतलब क्या? sp3d या dsp3 होंगे, ठीक है बाबू। ओके, चल बात करो। और मैंने बताया था इसका शेप कैसा बताया था? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बार बार इसका हिंदी लिखना कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि सबका हिंदी मैं लिख चुका हूँ। कहाँ पे? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में, ओके। कब? जब हम लोग आइसोमेरिक पढ़ रहे थे। कहाँ पे? ज्योमेट्रिकल शुरू किए थे। ज्योमेट्रिकल शुरू करने से पहले हम इस सबको वहाँ पर डिस्कस किए, सबका हिंदी लिखे हैं, इसलिए बार बार हिंदी लिखना कोई औचित्य नहीं बन जाता है, ठीक है। 5 हो तो 6 हो तो 6 में भी 2 पॉसिबिलिटी बनती है। कौन कौन बाबू? sp3d2 या d2sp3, ओके बाबू। और चाहे ये हो, कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होंगे। और जब ये बताए होंगे, देखो मैंने वहाँ बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब dsp2 होते हैं तो यहाँ पे d का कौन सा ऑर्बिटल भाग लेती है। मैंने बताया था वहाँ पे, यह बताया था बाबू, है ना, कि dx² - y² लेती है। यहाँ पर कौन सा d लेता है, यहाँ पे कौन सा d लेता है। तो जनरली अलोंग द एक्सिस वाला भाग लेते हैं, यहाँ dx² यहाँ dx² - y² वाला भाग लेती है।
यहाँ पे डी जेड स्क्वायर भाग लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भाग लेती है, सब वहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ पे? एक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में। तो वहाँ पर जाकर इसको क्या करना, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से जाकर देख लेना, ठीक है। तो जितना ऑर्बिटल खाली होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर को बताएगा, और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होंगे, उसी से हमको वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन भी मिल जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन मिल गया तो ज्योमेट्री हमको क्या किया गया, यहाँ पे मिल गया, ठीक है बाबू। नेक्स्ट एजम्पशंस कि अगर सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देती है कौन बाबू, लिगेंड। अब जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो देने के दौरान अगर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच गया, इलेक्ट्रॉन देगा सेंट्रल मेटल कौन, लिगेंड। क्यों बाबू? ताकि वहाँ से लिगेंड क्या करे, बॉन्ड बना ले, किसके साथ, सेंट्रल मेटल के साथ। सेंट्रल मेटल को लिगेंड इलेक्ट्रॉन देती है, कहाँ पे, इसके ऑर्बिटल में देते हैं। ऑर्बिटल जब देंगे ऑर्बिटल में तो ऑर्बिटल खाली करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन देगा लिगेंड इसके साथ तो लिगेंड आकर वहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड बनाने के दौरान अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड बच जाती है, मतलब अयुग्मित बच जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। और अगर कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचता तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक, है ना। नेक्स्ट एजम्पशंस जितना भी हो बाबू, एजम्पशंस नंबर जितना भी हो, चौथा पांचवा जितना भी हो, ठीक है। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन remains left during formation of bond with, if unpaired electron remains left कहाँ बाबू, इन ऑर्बिटल, किसके, ऑफ सेंट्रल मेटल कब, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, है ना। बॉन्ड बनने के दौरान किसके साथ, लिगेंड के साथ। अगर बॉन्ड बनने के दौरान अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाती है सेंट्रल मेटल के पास, तो हम लोग उसको नाम क्या देंगे, वो पैरामैग्नेटिक, है ना। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इट इज कॉल्ड, then it is पैरामैग्नेटिक। तब इससे हम लोग नाम देंगे आप क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक। और अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचती है, मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया, तब उसको नाम क्या देंगे हम लोग, वो डायमैग्नेटिक है ना। इफ देयर इज या आर, ओके, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, किसके ऑर्बिटल में, सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल में, देन इट इज क्या बाबू, डायामैग्नेटिक। तब ये क्या होंगे, डायामैग्नेटिक होगा, जो कि हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। हिंदी लिख दूं इसका, यदि सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाने के दौरान, अब बॉन्ड कौन बनाएगा, लिगेंड बनाएंगे ना, दौरान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाती है, तब यह पैरामैग्नेटिक है ना, मतलब अनुचुंबकीय, तब यह पैरामैग्नेटिक होते हैं। एवं यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचती है, तब यह
डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय होती है। होती है बाबू। नेक्स्ट टेंशंस, और यहाँ पे एक याद रखना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देती है, मैं लिखा चुका हूँ, और वीक लिगेंड सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाती है। हालांकि वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का हम लोगों को वैल्यू उसके बारे में जानकारी VBT से नहीं मिलती है, इसलिए मैं उस पॉइंट को यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन जब इसके हम लोग नंबरिकल सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अंतिम एजम्पशंस, अंतिम एजम्पशंस, जैसे कि आपके पास जब कंडीशन नंबर 6 हो तो आपके पास हाइब्रिडेशन मिला sp3d2 या फिर d2sp3, तो आप कंडीशन पॉलीहाइड्रोजन में देखना, जब इस प्रकार के हाइब्रिडेशन है तो ये जो डी वाला भाग लेता है वो बाहर वाला डी ऑर्बिटल भाग लेते हैं, कहाँ के 4d के, और जब ये डी वाला भाग लेता हो तो कहाँ अंदर वाला डी ऑर्बिटल भाग लेते हैं। ठीक ना, और अंदर वाला मतलब 3d के। 3d में कौन कौन, dz² एंड dx² माइनस y², और यहाँ पे बाहर वाला जो 4d है, 4d के कौन कौन, dz² बाबू, dz² एंड dx² माइनस y², ये तो भाग लेता था। तो जब बाहर वाला ऑर्बिटल भाग लेगा हाइब्रिडेशन में, तब उसको बोलेंगे हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जब अंदर वाला भाग लेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स हमको यहाँ पे VBT से 2 प्रकार के मिल सकते हैं, आउटर और इनर। ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशंस बाबू, जितना भी नंबर हो, ठीक है। इफ आउटर ऑर्बिटल, if outer d orbital involved in hybridization, then it is क्या बाबू, outer orbital complex, okay. If inner d orbital, involved in hybridization, then it is inner orbital complex, ओके। तो इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स हम लोग डिटरमिन करेंगे डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर। डी कहाँ के होंगे, अंदर वाला होगा बाहर वाला होगा। ये अंदर बाहर क्या होगा, जब हम लोग इस पर काम करेंगे सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी ही काम करेंगे, एक दो हम लोग काम कर लेंगे ताकि आपको सेटिस्फाइड हो जाए। उसके बाद इसके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। यदि बाह्यतम डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता हो तब यह आउटर बाह्य ऑर्बिटल संकुल, बाह्य ऑर्बिटल संकुल कहलाती है। बाह्य ऑर्बिटल मतलब आउटर ऑर्बिटल संकुल कहलाती है।
यदि अंत मतलब अंदर वाला, जिसको आंतरिक भी बोलते हैं हम, ठीक है, आंतरिक भी बोल सकते हो, बुक में आपको आंतरिक लिखे होंगे। यदि अंत डी ऑर्बिटल भाग लेता हो, कहाँ पे भाग लेगा भाई, संकरण में भाग लेता हो, तब यह अंत ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स संकुल कहलाती ना। तो ये सारे एजम्पशंस थे, और ये आपको एजम्पशंस दिया गया, इस एजम्पशन से आपको कई क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि आपको पैरामेट्रिक डायमेट्रिक हो गया, हाइब्रिडेशन हो गया, सब निकलेगा यहाँ पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पैरामेट्रिक डायमेट्रिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट सब निकलेगा। तो इन सारे एजम्पशंस को अब हम लोग क्या करते हैं, वो काम करते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट कर लोगे, कर लिया। चलो अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, आपकी बुक से क्वेश्चन सारे करेंगे हम लोग। लेकिन जो बातें मैंने आज कही, बीबीटी ने जो कहा, उस बीबीटी से क्वेश्चन हम लोग कुछ करते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है ना, कि कहा था कि बीबीटी की सहायता से आप इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बताएं, पैरामेट्रिक है कि डायमेट्रिक, मैग्नेटिक नेचर बताएं, कौन सी मॉलिक्यूल है। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है NiCl4, इस पर बाबू 2 लगा हुआ है, NiCl4 2 लगा हुआ है ना, ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में बीबीटी की हेल्प से मुझे पता करनी है कि इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। तो देखो बाबू, तो आप लिगेंड के पास पहुंचो, लिगेंड के पास पहुंचोगे, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 4 हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, और 4 है तो इसकी हाइब्रिडेशन संभावना है कि या तो sp3 हो या dsp2 हो, आई डोंट नो, है ना, देखना पड़ेगा। ये sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है। लिगेंड है, लिगेंड सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन देगा, और चूंकि लिगेंड जो है वो कैसा है, बिग फील्ड लिगेंड है। मैंने बताया था कि जितने भी हेलोजेंस हैं, वो हेलोजेंस क्या होते हैं, बिग फील्ड लिगेंड होते हैं। ऑक्सीजन अगर डोनर हो, जैसे कि OH माइनस लिगेंड हो, है ना, वाटर लिगेंड हो, ये सब क्या होते हैं, वो आपके पास बिग फील्ड लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है बाबू, बिग फील्ड लिगेंड है। और अगर बिग फील्ड लिगेंड है, चूंकि सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, और बिग फील्ड लिगेंड है तो सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा। ये तो क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है। ये जो है डू नॉट पेयर इलेक्ट्रॉन, ये सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा, क्योंकि बिग फील्ड लिगेंड है। ओके, बिग फील्ड लिगेंड की हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और बिग फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट हमें बीबीटी नहीं देती है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे इसकी सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाओ, कितने ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकेल की, ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा। आपके यहाँ पर 2 मिलेंगे, निकालने में बता चुका हूँ। तो निकेल जो है, निकेल कितने 28 होती है। ओके बाबू, आर्गन 18 ना 4s3d। ओके, अगर लिखने नहीं आता तो ट्रिक समझ लो, 2 जितना है 2 इस पर रख दो, 8 जितना है 8 इस पर रख दो ना, ये सब मत करना। निकले 28, 18 हो गया, 2 20 8 28, ठीक है। लेकिन मुझे कितना चाहिए, निकेल 2+ का चाहिए, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। 2 कर दिया है तो 2 कहाँ से करोगे, इस निकालोगे, अंदर वाला से कि बाहर वाला से, बाहर वाला से, इलेक्ट्रॉन बाहर वाला से निकलती है। 3 तब ना 4, 3 अंदर है 4 बाहर है। ये तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का क्या था, ऑर्डर था, ठीक है। तो आपके पास ये कितना हो गया बाबू, 0 हो गया। या फिर आप इसी को लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो ऐसे, तो कोई गुनाह नहीं है। आप 3d8 4s0, ठीक है बाबू। देखो आप, जो निकेल 2+ था आपके पास मिला, क्या क्या मिलेगा बाबू, क्या करना, जब पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट,
ओके बाबू। तीसरा में कौन कौन रहते हैं ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, एस पी डी, है ना। चौथा में भी एस पी डी एफ। ओके बाबू। तो देखो जब थर्ड की बात आ गई है, थर्ड का डी है, अब 4 का एस है, तो जब 4 का एस है तो उसका पी और डी तो खाली होगा ना, है ना। क्योंकि जब 4 की बात आ गई बाबू, 3 का डी तक तो भर गया है, एस पी डी, डी तक तो यहाँ तक आ चुका है। 4 भरने की जब बात आई तो 4 में क्या हुआ, 4 में एस पी डी सब मिलेंगे, सिर्फ एस उसका आया हुआ है, पी भी होगा, डी भी होगा, एफ की हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आ जाए हम बात करते हैं। जब ये आ गई तो मैं 3D 4S 3D 4S 4P, हालांकि 4P 4D, हालांकि 4D की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। पता होना चाहिए डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बाबू, 5 होते हैं, नहीं होते क्या, 1 2 3 4। एस में कितने होते हैं, 1 ऑर्बिटल। पी में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल। डी में कितने होते हैं बाबू, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और डी में देखो इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, एस में नहीं है, ये सब में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये आपके निकेल 2+ इलेक्ट्रॉन जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 को मैं भर दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। ये 8 इलेक्ट्रॉन को मैंने भर दिया। ये कब था, ये निकेल Na2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कब, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड। जब लिगेंड कोई काम नहीं कर रहा है तो निकेल का ऐसा होना चाहिए था, लेकिन लिगेंड इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहा है, नहीं बाबू, लिगेंड सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यही सेंट्रल मेटल था, इसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को देगा। लेकिन कैसा इलेक्ट्रॉन है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो जब वीक लिगेंड है तो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बताया था वीक लिगेंड सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करती है ना बाबू। तो जो आपके पास ऑर्बिटल हैं ये 3 के 1 2 ऐसा, ओके बाबा। मैं इधर की बात नहीं कर रहा क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, क्योंकि इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रही है, और हम लोग जानते हैं एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को देती है, सेंट्रल मेटल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो देखो यहाँ पर लिगेंड कितने हैं बाबू, 4 लिगेंड है। एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन को पेयर को देगा, तो 4 लिगेंड कितने देंगे बाबू, 2 × 4 = 8। इसका हिंदी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, लिगेंड के द्वारा दान किया गया इलेक्ट्रॉन, आप हिंदी वाले बच्चों लिख लेंगे, लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किया, लिगेंड के द्वारा दान किया गया इलेक्ट्रॉन बराबर 2 × 4 = 8, है ना। और किसी ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ओके बाबू। देखो अब आ जाओ, 1 2 3 4, इसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो 8 इलेक्ट्रॉन थे, भरने के लिए तो सबको आता होगा, 5 6 7 8। इसके इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि ये वीक लिगेंड है, तो फिर नहीं पेयर कर पाएगा। तो मैंने ये बताया था कि सेंट्रल मेटल के जो सेंट्रल मेटल जो हैं, इस सेंट्रल मेटल जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, तो सेंट्रल मेटल ऑर्बिटल को खाली करेगा। कितना खाली करेगा, जितना कि सेंट्रल मेटल, जितना कि कोऑर्डिनेशन नंबर है, चूँकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये 4 ऑर्बिटल को खाली कर देगा। तो खाली है ना, एक लगातार, ये नहीं कि जहाँ मन तक कहाँ चलना है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गई वहीं से खाली करना है। एक ऑर्बिटल खाली हो गया, 2 3 4, ये 4 ऑर्बिटल खाली हो गए। यही 4 ऑर्बिटल जो खाली किया, इसी 4 ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जितना ऑर्बिटल खाली किया वही ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिडेशन में भाग लेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन दिया। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ इस प्रकार से इसलिए सिर्फ दिखा रहे हैं ताकि इसके इलेक्ट्रॉन्स
इसके इलेक्ट्रॉन से अलग दिख जाए। जो इस सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन थे तो ऐसा तो है ही, अब जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, वो मैंने इस प्रकार से दिखाया। 8 इलेक्ट्रॉन दिया, एक ऑर्बिटल में 2, 2 4, 2 6, 2 8, और यही ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा, ठीक ना। तब इसी के नीचे आपको लिखना है, आपको इसी के नीचे, इसके नीचे बाबू, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कितना, sp3। ओके बाबू, मैंने बताया कि जितना ऑर्बिटल खाली करेगा वही उससे क्या होंगे, हाइब्रिडेशन में भाग ले लेगा। तो कितना, 4 होगा। अगर 4 होगा तो sp3 होता या dsp2 होता, दैट मीन्स कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3 होंगे, sp3। तो कैसा शेप बाबू, टेट्राहेड्रल होंगे। ओके, क्या सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा क्या, देख लो बाबू, ये तो पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया है, लगता है कि 2 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच गया है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाबू, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता हो तो क्या होता है, वो पैरामैग्नेटिक होता है। दैट मीन्स क्या होगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होंगे। ओके बाबू, और मतलब अनुचुंबक क्या होगा, और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा बाबू, 2 हैं, आप देख सकते हो 2 बचा है। यही 2 इलेक्ट्रॉन जो था बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले सका था। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट में निकाल सकता हूँ। आप इसी के नीचे लिखते चलो, इसी के नीचे, इसी के नीचे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। ओके, कैसे निकालते हैं, n इंटू n+2 का रूट अंडर, बोर मैग्नेटॉन आता, बोर मैग्नेटॉन। ओके बाबू, 2 हैं, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 हैं, और यानी क्या बताती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताती है, 2 रखोगे, 2 + 2 8 का रूट अंडर, है ना, और इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बाबू, 2.82, 2.82, ठीक है। तो देखो ये आप 2.82 बोर मैग्नेटॉन, ये निकालने की आवश्यकता नहीं, मैंने बताया था कि अगर दो अनपेयर्ड, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो कितना होगा, 1.732, 2 आ जाए 2.82, 3 आ जाए 3.84 आती है, इस प्रकार से मैंने बताया था। तो उस डाटा को आप याद कर लो, याद करोगे तो फटाफट निकलेगा, नहीं तो आपको बार बार निकालने में, ये रूट निकालने में प्रॉब्लम आ जाएंगे, ठीक है। फटाफट इसको नोट करोगे, फटाफट इसे नोट करोगे, ठीक है। कर लिया आपने, हो गया 2.82। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल में अगर NiCN का होल 4 और 2- होता, कोऑर्डिनेशन में कितने हैं बाबू, 4 हैं, और 4 है तो या तो sp3 होता या dsp2 होता, बट यहाँ पर दिख रहा है हमको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन को, सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पेयर कर देगा, नहीं क्या, सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये पेयर कर देगा। पहले वीक फील्ड लिगेंड था, पेयर नहीं कर पाती, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर कर देंगे। तो पेयर कर देंगे तो क्या होगा, कितना ऑक्सीडेशन में, +2, और +2 है तो n+2 ऐसा होता, और आर्गन 18, मैं बार बार आर्गन को नहीं लिख रहा हूँ, तो कितना आता बाबू, 4s 3d 18, ये 0 ये 2 होता है ना। चल भर के देखता हूँ, अगर निकेल होता तो इसका क्या होता बाबू, 3d 1 2 3 4, ओके, 4s 4p, हालांकि 4d की आवश्यकता नहीं पड़ती, 4d की आवश्यकता तभी पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, है ना।
4D की आवश्यकता तभी पड़ेंगे बाबू जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और 6 होगा तभी पढ़ सकती है, 4 में कभी आवश्यकता नहीं पड़, क्योंकि 4 मतलब 4 ऑर्बिटल लेना है, और 4 ऑर्बिटल जब लोगे तो लगातार लेनी है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो 4s कितना बाबू, एक ऑर्बिटल, इसमें कितने 3 है। डी की मैं बात कर छोड़ देता हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने 4 हैं, 6 होता तब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो अभी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3D में, 8 ना यहाँ पे, निकल 28, 18, 2, 20, 28, 8 इलेक्ट्रॉन है। और देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नहीं बाबू, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, उस सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, पेयर कर देगा, नहीं क्या। तो लगातार पेयर कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं क्या बाबू। चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, है ना। और अब जितना भी उसको, चूंकि इधर से सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा था लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिया, और कितने ऑर्बिटल भाग लेंगे, 4 लेंगे, है ना। इसी अब लगातार ले लो, देखो यहाँ से खाली हो गया, एक ऑर्बिटल 2 3 4, यहाँ तक के ऑर्बिटल ये क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन में भाग ले लेंगे, और इसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, लिगेंड के द्वारा दान किया गया इलेक्ट्रॉन, एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को दान करते, कितने 4 हैं बाबू, तो 4 दूनी 8 हो गया। अब जो खाली हो गया इसी में लिगेंड क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और जितना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल उसने खाली किया था वही ऑर्बिटल क्या होते हैं, भाग लेते हैं कहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन में। दैट मीन्स यहाँ पर इसके पास हाइब्रिडाइजेशन कितना मिला बाबू, DsP2, और अगर DsP2 तो क्या होंगे आपके पास, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। क्या अब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया क्या, देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुका है, और पेयर हो चुका है इसका मतलब क्या हो गया, ये डायामैग्नेटिक हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, है ना। अब चूंकि अब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसका मतलब ये किस प्रकार के मैग्नेटिक मोमेंट होंगे बाबू, 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, सॉरी 0 होगा, नहीं क्या, क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो मैंने बताया था, जाकर डाटा देख लेना, 0 रखोगे, 0 का सबको सॉल्व करोगे, रूट अंडर 0 आएगा, और 0 का रूट अंडर कितना 0 आएंगे, है ना। तो क्या होंगे मैग्नेटिक मोमेंट, नहीं, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट कितने आएंगे बाबू, 0 आएंगे, ठीक है। जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, आपको और बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे बाबू Fe, ओके, H2 का होल 6 और ऑक्सीडेशन नंबर 3+, ओके। पहले तो सर्च लो कोऑर्डिनेशन में कितने यहाँ पे 6 है, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे वही सब कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर से कितने बाबू, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने 6 हैं, और 6 है तो, और कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या हाइब्रिडेशन को बताएगी, तो पॉसिबिलिटी है sp3d2 या फिर d2sp3 हो जाए, है ना। अगर ऐसा होता तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होती, अगर ऐसा होंगे तो क्या होंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, यही ना। देखो कैसा लिगेंड है बाबू, बिग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब ये हुआ ये जो लिगेंड है सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन तो देगा लेकिन ज़बरदस्ती उसके इलेक्ट्रॉन को ठेल के अपना जगह नहीं बना पाएगा, है ना। चलो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, बिग फील्ड लिगेंड है। आयरन 26, आयरन कितना 26, आर्गन 18, ओके, 4s3d, 18 2 20 26, है ना, 18 2 20 26। कितना ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आयरन का, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका 0, अब 0 हो गया तो कितना बाबू इसका +3 आएंगे, आप निकाल के देखना,
आयरन का इसमें ऑक्सीडेशन में कितना 3 आएगा। इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे कहाँ से करेंगे, पहले बाह्यतम से तब अंदर वाले में आएंगे। इससे बाह्यतम कौन है 4 है, तब उसके अंदर कौन है ये ना, तो 2 यहाँ से निकला और 1 यहाँ से निकला, 2 यहाँ से निकला तो कितना 0 और 1 यहाँ से निकला कितना 5 है ना। या तो ऐसा लिखो या तो 3d5 लिखो, अब 4s0 लिखो, है ना। चल मैं बात करता हूँ Fe3+ में देखो 6 है, 6 इसका मतलब 4d तक आपको जाना पड़ेगा। ओके बाबू, 6 हैं तो आपको 4d तक जाना पड़ेगा। 3d 4s 4p 4d यही होता 1 2 3 4 5। ये बाबू ये होगा 1 2 और ये होता कितने बाबू 5 ना, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 है ना। आपने कितने जी 5 है। चलो इसके इलेक्ट्रॉन को भर दो। देखो बाबू एनालिसिस करो, वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड इसके इलेक्ट्रॉन को इसमें पेयर नहीं कर पाएगा, तो 5 जो इलेक्ट्रॉन है पांचों का पांचों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इस प्रकार से उसमें यूं ही रह जाएंगे। अब जो खाली ऑर्बिटल है इसी खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को देना है किसके द्वारा, लिगेंड के द्वारा। और जो लिगेंड है कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन देगा, देखो 6 ऑर्बिटल, चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने के कारण वो 6 ऑर्बिटल को क्या करेंगे हाइब्रिडेशन में शामिल कर लेगा, ताकि हम उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को दे सके। तो कहाँ से 1 2 3 4 5 6 नहीं क्या, यहाँ से यहाँ तक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा। और कितना इलेक्ट्रॉन देगा बाबू, डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा, बाय लिगेंड, लिगेंड के द्वारा दान किया गया इलेक्ट्रॉन कितना, एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन को पेयर को देता है। तो कितना लिगेंड है बाबू 6 है, तो 6 से कितना हो गया 12 हो गया। और उस 12 इलेक्ट्रॉन को इसी ऑर्बिटल में रखना है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और उस इलेक्ट्रॉन को मैं दिखा दूँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 है ना। तो इतना जो खाली उसने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल खाली किया था उसी को उसने क्या करेगा हाइब्रिडेशन में भाग ले लेगा। ये हाइब्रिडेशन में भाग लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कितना sp3d2 sp3d2 नहीं बाबू, और sp3d2 रहे या dsp3 रहे, डी या फिर d2sp3 रहे, कैसा सेट ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल है ना। देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है 1 2 3 4 5, क्योंकि इसको पेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है ना। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 बच गया। तो पहले मैं कह दूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बाबू 5 है। चलो पहले पैरामैग्नेटिक बोल दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितना पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक है ना। और कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है आपके पास 5 मिलेंगे, और 5 मिलेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा बाबू, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा 5.91 होगा, निकाल सकते हो। मैंने कपड़े कहाँ पर रख दिए, यहाँ पे, ऐसा हो गया। तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट बराबर n × n+2 का रूट अंडर और क्या bm। तो आपको 12 मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, 5 आएगा, 5 को अगर आएगा सॉल्व करोगे 5.9 आएगा है ना। तो क्या यहाँ पे 5 रखोगे, 5 + 2 का रूट अंडर, 5 2 7 25 35 और 35 निकालो 5.91 आएंगे क्या बोर मैग्नेट्रॉन है ना। 4 आता तो 4.82 4.87 आता। ओके बाबू 5 है तो 5.91 होगा, मैंने बताया था। चल बात करता हूँ एक और एग्जाम्पल्स। ओके एक और एग्जाम्पल्स, जैसे आपसे क्वेश्चन कर देता कि VBT की सहायता से FeCN का होल 6 और 3 मुझे इसका बताइए क्या शेप होगा, क्या ज्योमेट्री होंगे, कितना ये पैरामेट्रिक होगा डायमेट्रिक होगा है ना। तो पहले अब पहुँचो
सॉरी, इसमें बाबू एक चीज़ और लिखना था। क्या क्या हाइब्रिडेशन आया ये sp3d2, चूँकि बाहर का ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल भाग लिया है, अंदर वाला नहीं लिया है, तो किस क्या होंगे ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे। ओके, अब जो ये निकालने जहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना निकाले, नीचे में लिख देना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में लिखा हूँ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बाह्य ऑर्बिटल संकुल है। कैसा बाबू ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मैंने शॉर्ट में लिखा हूँ, आपको शॉर्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसमें आ जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बाबू 6 है। अच्छे है तो संभावना है कि हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 या dsp3। ये मैं एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो बाबू ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसके इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा। तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर +3, आयरन होता Fe3 आते ना, क्या 3 आते, तो कितना होता बाबू Fe3 ऐसा ही होता 4s3d, नहीं क्या, मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, मिटा नहीं रहा हूँ मैं। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन है, चूँकि लिगेंड क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन को जब पेयर करोगे बाबू, 5 इलेक्ट्रॉन को जब पेयर करोगे तो करके देखो, 5 इलेक्ट्रॉन को पेयर करो, 1 2 3 4 करो, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 1 5, नहीं क्या, कितने कोऑर्डिनेशन में 6 है। दैट मीन्स या अब क्या करेंगे, जो खाली ऑर्बिटल उसी में ये क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन देगा। मैं सबको मिटा देता हूँ, डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। ये आपका 3d हो गया, 4s 4p 4d, 1 2 3 4, ये ना। चल दो 5 इलेक्ट्रॉन था, पाँचों को पेयर कर दिया, 5 को पेयर कर दिया। जब 5 इलेक्ट्रॉन को आप पेयर तो नहीं कर पाओगे, उनमें से एक अनपेयर्ड बच जाएंगे। और अब जो खाली घर बच गया कितने 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक क्या करेंगे वो हाइब्रिडेशन में भाग ले लेगा और इसी में इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड कितना बाबू, 2 गुना 6 लिगेंड दे रहा है 12, और 12 अब इसमें रहेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। इसी को क्या करेंगे, अपने हाइब्रिडाइजेशन में शामिल कर लेगा। तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया, D2sp3, नहीं क्या, ऑक्टाहेड्रल। कौन सा ऑर्बिटल, अंदर वाला भाग लिया, इनर, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आपको शॉर्ट नहीं लिखना है। कैसा कॉम्प्लेक्स बाबू, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अब अंदर वाला भाग लिया हुआ है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 है, चाहे 1 रहे 2 रहे, कुछ पैरामैग्नेटिक तो होगा ही, है ना, पैरामैग्नेटिक। मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको इसी के नीचे लिखना है। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा बाबू, पैरामैग्नेटिक। और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आए, आपके पास 1 आया। और अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो क्या उसका हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे और फार्मूला में रखेंगे, और 1 आएगा कितना 1.732 आएगा, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना 1.732 बोर मैग्नेट्रॉन आएंगे, है ना। तो जनरली जो इससे क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन तो मैं करूँगा। तो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपसे बहुत कुछ कह देगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर करा देगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो उसका पेयरिंग नहीं कर पाएगा, है ना। तो इससे बाबू जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आज तो मैंने सिर्फ इसका एप्लीकेशन करने बताया, किसका, VBT का, कैसे हम लोग उसका हाइब्रिडेशन सर्च कर सकते हैं, कैसे हम लोग उससे पैरामीट्रिक डायमेट्रिक सर्च कर सकते हैं। हाइब्रिडेशन निकलेगा तो ज्योमेट्री अपने आप निकल जाएगा। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को
मैं हालांकि अभी इसमें 1-2 क्लास लग जाएंगे इसके क्वेश्चंस कराने में, इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो उसके क्वेश्चंस को मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करता हूँ। तब तक के लिए पहले आप इसे खूब घर में बैठ के रिवीजन करें। जो मैंने आज एग्जाम्पल बताया, इस एग्जाम्पल को आप रिवीजन करें, आपको नेक्स्ट क्लास में ये क्या करेंगे बेनिफिट देगा। ठीक है, मैंने VBT का एप्लीकेशन किया और इसी एप्लीकेशन को आप क्या करो घर बैठ के खूब मेहनत करो बाबू, ताकि नेक्स्ट जो क्लास हम लोग करेंगे वो आपको उसमें क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे, ताकि आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बाबू मैं फिर से उपस्थित होता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को RK SN की तरफ से दिल से थैंक यू, धन्यवाद।